ईयर 1 ईयर का एग्जाम्पल 1 ईयर। हमने 1950 में ऑब्जर्व किया कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट ब्रिटिशर्स जब 1947 में टू द देन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को देश देके गए थे, वो चल रहे 99 ईयर्स की लीज पे देके गए थे, क्योंकि 99 ईयर्स के बाद दे विल सी टू इट कि फर्दर कंटिन्यू करना है इनका जो हमने एसेट अपनी सौंपी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उसको अपनी जायदाद मानते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के सारे राजाओं महाराजाओं को पैसे वैसे दे के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज खरीद ली थी। ये लीज चिल्ड्रन खत्म होगी 2046 में, आज से 24 साल बाद, जब आपकी उम्र मेरी उम्र के बराबर लगभग हो जाएगी। आप कहेंगे सर हम फिर से सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स के चंगुल में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मैंने बताया ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया विच वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश टेरिटरी इज नाउ बिकम यूनियन और रिपब्लिक। इतनी ट्रीटी साइन हो चुकी हैं, अग्रीमेंट्स हैव कम, कि अब ये जो लीज अग्रीमेंट था दैट हैज बिकम जीरो, नल एंड वॉइड। एल्स अगर हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, रिपब्लिक ना होता, तो 2046 के बाद फिर से ब्रिटिशर्स इसको रूल कर सकते थे, बट वो सारी चीजें खत्म हो गई। समझ में आई बात? सर जैसे 1 साल का 1 करोड़ है, तो 99 ईयर्स का, तो एक बार में 99 करोड़ देना पड़ेगा। हाँ, तो 99 करोड़ इज कॉल्ड एज द अमाउंट विच इज स्पेंट इन लमसम, सो दिस बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसीलिए हम इसको असेट का नाम देते हैं। और हर तो साल सर पूरा आपको 1 ईयर का बेनिफिट जब मिलेगा, दैट वुड बी कॉस्टिंग ₹1 करोड़, क्योंकि आप पेमेंट तो हर साल कर नहीं रहे, आपकी जेब से तो पैसे एक बार निकल गए। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉट रेंट बट डेप्रीसिएशन, क्योंकि हर साल सर पे 99 करोड़ करेंगे एक बार तो में रेंट। पूरा देना पड़ेगा। हाँ, ये 99 करोड़ आपको एक साल पूरा देना पड़ेगा, एक साल। जैसे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, लेटस से 15,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लाइसेंस ले लिया 5G 6G का, इस लाइसेंस की यस। वैलिडिटी 20 साल है, तो एक साल का कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ द लाइसेंस इज 750 करोड़ करोड़। रुपीज। तो 15,000 करोड़ एक साथ देना पड़ता है। अब एक साथ करोड़ सर, ट्रक में इतना पैसा कैसे आएगा सर? अरे ट्रक में पैसा नहीं आता, एनईएफटी आरटीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में मनी ट्रांसफर होता है। और एक साथ का मतलब यू गेट 15 days 2 months 3 months टाइम टू गिव दिस मनी। ये नहीं कि नहीं पूरा एक साथ दीजिए। सम पीपल वुड से 14,999 करोड़, 1 करोड़ परसों दे दे, नहीं आपका लाइसेंस कैंसिल। ऐसा नहीं होता, दे पे इन इंस्टॉलमेंट्स, बट it may be spread only over 15 days, 1 month, 2 month, like this। सुनाई पड़ गई बात? यस सर। तो रेंट क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज पेमेंट इज नॉट डन एवरी ईयर। ओके, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस तो यही है चिल्ड्रन, कि भाई आपने मशीन खरीदी, करंट ईयर में मशीन में प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर इट में प्रोड्यूस ओनली 80,000 यूनिट्स। So next year when its working capacity is going down, is it justified to charge same depreciation? जब उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्या आप उस पर सेम डेप्रीसिएशन चार्ज करें? क्या ये जस्टिफाइड है? क्यों नहीं है, पहले आप इसको सुन लीजिए तब जवाब दीजिए। चलें, डेप्रीसिएशन इज बेसिकली द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू यूज द असेट। सुनाई पड़ी मेरी बात? आपने कीमत चुकाई है असेट को इस्तेमाल करने की, तो नेक्स्ट ईयर when the efficiency of the machine is going down and we are charging same amount of depreciation, does it looks justified? Does it looks justified? बिल्कुल भी नहीं। That's why this is the demerit of this method children, कि जब मशीन की वर्किंग कैपेसिटी कम है, एफिशिएंसी कम है, why we are charging same depreciation on this? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? चलिए, एंड चिल्ड्रन यहाँ पे कंटेंट लिखा है जो मैंने आपको बताया था। अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट चार्ज्ड, अभी आप पीएल मत पढ़िए, विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द असेट। नहीं सर, यूनिफॉर्म था, एवरी ईयर इट वाज 30 30 30 30 30 30 30। डेप्रीसिएशन का इल्यूजन, देखने में 30 लग रहा है चिल्ड्रन, रादर इट इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। पहले 10%, दैट 11.11, देन 12.5, देन 14.28, देन 16.67, इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो देखने में सेम लगता है, रियलिटी में सेम है नहीं। समझ में आया? चलिए, सो गेटिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, सपोज टू पुट द हेडिंग ओनली, और हेडिंग के बाद लिखिएगा रेफरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सो पुट द हेडिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
Then within brackets, right, refer the previous question. Then I start the explanation. So referring the same previous question, children. First and foremost, we calculated 10% of 3 lakh rupees. Comes down to how much? 30,000. Then what is 3 lakh minus 30,000 sounding as? Now 10% would be calculated on 270. This becomes 27,000. So we are calculating on that amount which is after deducting depreciation. That is on the diminished value. I repeat, on the diminished value. And the amount of depreciation, children, every year will remain same or different. It's different. Pehle 30 tha, then it becomes 27,000. Subtracting 270 में से 27, we get what is called as 243. 10% of 243 is how much? 24,300. Then you subtract this, children, and the value is 2,18,700. 218,700 में आप minus कर देंगे 21,870. Value comes to 196,830. अब आप 196,830 पे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन, तो आएगा 19,683. माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 177,147. एंड 10% ऑफ दिस, ऑब्वियसली एवरीबडी नो, 17,714 रुपीज 70 पैसा आएगा. सो वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन on 3 lakh every time, that is original cost, or on the reduced value, children. Simple as that. ये जो बुक वैल्यू होती है बच्चों, इसे आप एक और नाम देते हैं, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज written down value. I repeat, book value is also known as written down value. Because it is calculated on written down value, the name of the method becomes written down value method. Every year the balance reduces, and on that reduced balance you calculate depreciation. That's why it is called as the reducing balance method. And diminishing and reducing are synonyms of each other. तो इसलिए आप इसको diminishing balance भी बोल सकते हो. Is that heard well? Pakka? So we need to put this composition to understand the level of mathematics involved. And अब वही काम करेंगे जैसे वहां पे कर रहे थे. यहाँ पे आप हर बार 3 लाख रुपीस पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे बच्चों. You did it only during the first year. So here the burden is 10%. Now children, 27,000 is what percentage of 3 lakhs? कुछ लोग कहेंगे सर 270 पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? भाई वो तो हमें पता ही है 10% आएगा, हम रियल बर्डन जानना चाह रहे हैं. 0,0,0,0 gets cancelled, 30 gets cancelled, 3 ones are 3, 9s are. What percentage is there, children? 9%. Then 24,300 upon 3 lakhs into 100. 2 zeros and 3 zeros get cancelled. It will come 8.1%. Then children, 21,870 as a percentage of 3 lakhs is what percentage? 3 sevens are 21, 3 twos are 6, 3 nines are 27, 7.29%. Similarly, 19,683 as a percentage of 3 lakhs. क्या आएगी value, children? Let's see. 0,0,0,0 get cancelled. It's 19.683 divided by 3. 3 6s are 18, carry 1. 3 5s are 15, carry 1. 3 6 are 18 and 3 1s are 3. 6.561%. So the real burden, children, is diminishing every year, or it is same every year? Diminishing. Whereas वहां पे क्या होता था? Burden increasing. समझ में आ गया? तो जब ये क्वेश्चन ओरिजिनल कॉस्ट के लिए आता है, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए, ये वाला नहीं, बर्डन इंक्रीजेस एवरी ईयर, बच्चे लिखते हैं नो, इट रिमेन सेम एवरी ईयर. कैसा होता है? बर्डन बढ़ रहा है. यहां पे आता है बर्डन डिमिनिशेस एवरी ईयर, क्योंकि ये वैल्यू थी 30, 27, 24,300, 21,870 एंड 19,683. बच्चे कहते हैं हाँ सर, इट इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर. बट उन्होंने गलत चीज देखी है. उनको यहां से देख के आंसर देना है दैट बेनिफिट डिमिनिशेस एवरी ईयर. और बच्चे क्या बोलते हैं? सर कैलकुलेशन एवरी ईयर वाज 10%, व्हाई यू आर सेइंग बेनिफिट
sorry, burden diminishes every year, rather burden remains same every year. Is it same, children? No, it diminishes. समझ में आ गया? So this method is widely accepted. Why? Because ये थोड़ा सा सच्चा भी है और अपना भी है कि एसेट की वैल्यू हर साल घिस रही है. तो why we are burdening this and calculating every year on 3 lakh, rather calculate on the diminishing value. सुनाई पड़ी बात children? Please put this very quickly in your classwork notebook. Quickly children. चलिए. I hope so. This burdensome activity is understood by all. So there, as year passes on, depreciation burden increases. But here, children, as year passes on, depreciation burden decreases. Any doubts? Many doubts. Children, any doubts? Many doubts. सबको बातें समझ में आ गई? Yes. चलिए, moving ahead, children. Moving ahead. So children, why this line is going down? Because year after year, burden of depreciation decreases. So children, this method has multiple advantages. ये थोड़ा तो realistic है. Justified burden है हमारे business पे, because when the value of asset goes down, depreciation should be less, not higher. And this is the method which is at large accepted by taxation authorities in India, children, and worldwide as well. So मैं ये नहीं कह रहा कि straight line method is not accepted. Basically, ऐसी asset whose life is generally short and where the determination of useful life can be done with more accuracy, their straight line method works well. But plant and machinery, furniture and fitting, majority assets for children, this method is only used which has a longer life. Understood everybody? Children, understood everybody? Next, children. You can see in the example, the last value which was coming after charging depreciation was 1,77,147. आप इसका 10% लेस करोगे, फिर जो आएगा उसका 10% एंड सो ऑन. क्या चिल्ड्रन, कभी भी यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी? लास्ट का 1 रुपी भी जब बचेगा, लास्ट का 1 रुपी, उसका भी 10%, 10 पैसा, वैल्यू बिकम्स 90 पैसा. लास्ट का 10 पैसा भी जब बचेगा चिल्ड्रन, उसका भी 10%, दैट इज 1 पैसा, तो वैल्यू बचेगी 9 पैसा. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस. आपको दोनों मेथड्स में डिफरेंसेस भी मिल चुके हैं. देयर द अमाउंट एवरी ईयर रिमेन सेम, हियर इट गोज ऑन डिमिनिशिंग. देयर द बर्डन इन सब्सीक्वेंट ईयर्स इंक्रीजेस, हियर इट डिक्रीजेस. There the value can be reduced to zero, here value can never be reduced to zero. That method is good for short assets, that is whose life is small, and this method is useful for those assets whose life is large. In that case, children, straight line method, we can say that it is not at large accepted by taxation authorities. This is accepted. तो 5 डिफरेंसेस आपके सामने आ गए. आपको कुछ तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो प्रैक्टिकल अप्रोच इज क्लियर एंड यू हैव अ गुड फ्लेयर ऑफ राइटिंग चिल्ड्रन. अकाउंटेंसी में डेफिनेशन छोड़े आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है. और अगर इन दोनों में ही प्रॉब्लम है, कोशिश भी मत करिएगा रटने की, कुछ हो भी नहीं पाएगा. तो राइटिंग का फ्लेयर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका. सर फ्लेयर का पेन खरीद ले, हमारे पास 3 रुपए का लिंक का पेन है. फ्लेयर ऑफ राइटिंग मतलब आपको लिखने का सो कॉल्ड पता होना चाहिए तरीका. शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए. सो चिल्ड्रन, वी हैव 4 मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन. आपको आपकी बुक में सिर्फ यही 2 मिलेंगे. हम चारों पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12th में सब काम आते हैं. डायरेक्टली दिस चैप्टर हैज 5% वेटेज इन क्लास 12th, इनडायरेक्टली 10% चिल्ड्रन. 80 मार्क्स के पेपर में 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंस इसी चैप्टर का है. सुनाई पड़ गई बात? सो प्लीज पुट द हेडिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन. Prepare 4 equal size in your columns in your copies. Center fold the page, again fold it, and copy this composition quickly. So then the first method is where we prepare only one ledger account named as asset account. Method 2, we prepare asset and provision for depreciation account. Method 3, we prepare asset account and asset disposal. And method 4 is a combo of method 2 and 3. We prepare asset account, we prepare provision for depreciation account, and we prepare asset disposal. So again, I am saying it is just the concept of ledger which one should know, and basic mathematics, that is plus minus multiplication divide. So chapter depreciation is not a very hard nut to crack, children.